कैलिफोर्निया में एक सामान्य स्कूल के क्लासरूम में टीचर मार्टी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, लेकिन बाहर से फायर ट्रक और पुलिस की गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं और स्टूडेंट्स का ध्यान भटक रहा है। वे बताते हैं कि फिर से भूकंप आया है और तटीय इलाके समुद्र में डूब रहे हैं। मार्टी न्यूज चेक करना चाहता है, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा। बाद में उसे स्टूडेंट्स के माता-पिता से बात करनी है, लेकिन बिना इंटरनेट के सब परेशान हैं। मार्टी के पास स्टूडेंट्स की फाइल्स की फिजिकल कॉपीज हैं, लेकिन वे नाकाफी हैं। इंटरनेट न होने से लोगों को लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है। स्कूल से निकलते वक्त मार्टी ट्रैफिक में फंस जाता है क्योंकि सिग्नल्स भी काम नहीं कर रहे। रास्ते में एक बैंक के ऊपर उसे एक साइन दिखता है, चक 39 शानदार सालों के लिए शुक्रिया। जल्द ही खबरें आने लगती हैं कि दुनिया भर के तटीय शहर समुद्र में डूब रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, जंगल जल रहे हैं और सुनामी तबाही मचा रही हैं। चीन में दंगे शुरू हो चुके हैं। इसी बीच मार्टी की पूर्व पत्नी फेलिसिया एक अस्पताल में नर्स है। पिछले कुछ हफ्तों में कई स्टाफ मेंबर्स ने आत्महत्या कर ली है, जिसने फेलिसिया की मानसिक स्थिति को तोड़ दिया है। एक दिन रेस्टरूम में ब्रेक लेते हुए वह रेडियो पर और बुरी खबरें सुनती है। रेडियो होस्ट फिर से कहता है, चक 39 शानदार सालों के लिए शुक्रिया। एक सहकर्मी उससे पूछता है, शादी आसान है या तलाक? फेलिसिया जवाब देती है, शादी, क्योंकि वो 1 घंटे में हो जाती है, तलाक में महीनों लगते हैं। उसी रात फेलिसिया मार्टी को फोन करती है। वह कहती है कि वह दिन भर उसके बारे में सोच रही थी। वह सोचती है कि मुश्किल वक्त में लोग पुरानी चीजों की ओर लौट रहे हैं। कुछ सहकर्मी अपने परिवार के साथ रहने के लिए नौकरी छोड़ चुके हैं। मार्टी बताता है कि उसके पास भी अब ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं बचे। वह कॉस्मिक कैलेंडर और मानवता की ब्रह्मांड में जगह के बारे में गहरी बातें करता है। फिर फेलिसिया चक के साइन की बात करती है। मार्टी कहता है कि उसने भी वह साइन देखा। दोनों सोचते हैं कि दुनिया खत्म होने के समय ये चक के विज्ञापन कौन लगा रहा है और चक है कौन। कॉल खत्म होने के बाद मार्टी टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल चला जाता है। अचानक टीवी पर चक का चेहरा उभरता है और अनाउंसर फिर से कहता है, चक 39 शानदार सालों के लिए शुक्रिया। फिर सिग्नल गायब हो जाता है। अगली सुबह मार्टी का पड़ोसी बताता है कि उसे 3 मील पैदल चलकर काम पर जाना पड़ा, क्योंकि रास्ते में एक बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसने शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया और कई गाड़ियां निकल लीं। बाकी सड़कों पर भारी ट्रैफिक है। खबरें और खराब हैं। कैलिफोर्निया का सिर्फ 10% हिस्सा बचा है। मिडवेस्ट में आग लगी है। फ्लोरिडा डूब रहा है और खेती वाले इलाके खत्म हो चुके हैं। यूरोप और एशिया में भी यही हाल है। ब्यूबोनिक प्लेग लौट आया है और शायद सिर्फ दक्षिण अमेरिका में कुछ मधुमक्खियां बची हैं। मार्टी अपने पड़ोसियों को उदास देखता है। उसका पड़ोसी कहता है कि लोग अब गम के अलग अलग स्टेज से गुजर रहे हैं। पहले विरोध और दंगे, फिर आत्महत्याएं, और अब लोग हकीकत को स्वीकार कर अंत का इंतजार कर रहे हैं। तभी आसमान में लिखा दिखता है, थैंक्स चक। फेलिसिया अस्पताल जाते वक्त देखती है कि दीवारें चक को समर्पित ग्राफिटी से भरी हैं। अस्पताल में कोई कर्मचारी या मरीज नहीं है, लेकिन सभी मॉनिटर्स एक ही हार्ट रेट दिखा रहे हैं, एक साथ पीप करते हुए। बेड खाली है, फिर भी ऐसा लगता है कि सारे मॉनिटर्स एक ही इंसान से जुड़े हैं। मार्टी फेलिसिया को ढूंढने निकलता है। शहर में छोड़ी हुई गाड़ियां और चक के विज्ञापन हर जगह दिखते हैं। रास्ते में वह सैम से मिलता है, जो एक बेंच पर बैठा है। सैम को भी चक के बारे में कुछ नहीं पता। दोनों साथ चलते हैं और समय, जिंदगी और उसकी अहमियत पर बात करते हैं। सैम का गठिया उसे परेशान करता है, तो वह सूरज डूबने का नजारा देखने रुक जाता है। मार्टी अकेले आगे बढ़ता है। शाम को मार्टी फेलिसिया के मोहल्ले में पहुंचता है। उसे आयरिस मिलती है, जो फेलिसिया को जानती है। आयरिस बताती है कि फेलिसिया बच्चों को कुकीज देती थी और हमेशा उनके साथ अच्छी थी। वह स्केटिंग कर रही है क्योंकि वह दुनिया के अंत से पहले कुछ अच्छा करना चाहती है। अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है और हर घर की खिड़की पर चक के चमकते विज्ञापन दिखाई देते हैं, जिससे मोहल्ला भूतिया लगने लगता है। मार्टी चिंतित होकर दौड़ता है और आखिरकार फेलिसिया को ढूंढ लेता है। दोनों गले मिलते हैं। मार्टी विज्ञापन के बारे में पूछता है, लेकिन फेलिसिया को भी नहीं पता कि वे कैसे उसके घर में आए। उसी वक्त 39 साल का चक अपने बिस्तर पर बहुत कमजोर और बीमार पड़ा है। वह एक हार्ट मॉनिटर से जुड़ा है, जो वही रेट दिखाता है जो अस्पताल में दिख रहा था। उसकी पत्नी जेनी और बेटा ब्रायन उसके साथ हैं, रो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि चक का समय खत्म होने वाला है। मार्टी और फेलिसिया बैकयार्ड में तारे देखने जाते हैं। पूरी दुनिया की बिजली चली गई है, इसीलिए तारे पहले से ज्यादा चमक रहे हैं। वे हाथ पकड़कर तारों की पहचान करते हैं। तभी एक तारा गायब हो जाता है। फिर मंगल ग्रह, एक एक करके सारे तारे गायब होने लगते हैं। उसी वक्त जेनी और ब्रायन चक को अलविदा कहते हैं और 39 शानदार सालों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। मार्टी फेलिसिया से कहना चाहता है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन दुनिया खत्म होने के साथ सब कुछ काला हो जाता है। टेलर एक रिकॉर्ड स्टोर में काम करती है, लेकिन उसे म्यूजिक इतना पसंद है कि वह व्यस्त चौराहे पर अपने ड्रम्स बजाती है। लोग कभी कभी टिप्स देते हैं, पर यह कम ही होता है।
उधर जेनिस अपने बॉयफ्रेंड के टेक्स्ट से ब्रेकअप के बाद उदास है। वह बुक स्टोर में काम करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी जिंदगी कहीं नहीं जा रही। बचपन में वह शानदार डांसर थी। चक, एक बैंक अकाउंटेंट, शहर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए शाहला है। वह अपनी पत्नी जेनी से हाई स्कूल से वफादार है और अपने बेटे ब्रायन पर गर्व करता है, लेकिन उसे अपनी बोरिंग नौकरी से खुशी नहीं मिलती। जब टेलर चक को गंभीर चेहरा लिए चलते देखती है तो वह मजेदार धुन बजाने लगती है। चक रुकता है और हिचकते हुए नाचने लगता है। जल्द ही भीड़ जमा हो जाती है, जिसमें जेनिस भी शामिल होकर नाचने लगती है। चक उसे सर्कल के बीच में लाता है और दोनों टेलर की धुन पर थिरकते हैं। भीड़ तालियां बजाती है और टेलर के हैट में ढेर सारे टिप्स डालती है। बाद में तीनों एक कैफे जाते हैं। टेलर पैसे बांट देती है। चक थोड़ा बीमार लगता है, लेकिन कहता है कि वह ठीक है। टेलर पूछती है कि वह क्यों रुका। चक कहता है कि उसे नहीं पता, शायद उसका दिमाग अपनी पुरानी बैंड की याद कर रहा था। टेलर अलविदा कहते हुए सबको गले लगाती है और बस्कर्स फॉरएवर कहती है। चक और जेनिस साथ टहलने जाते हैं। जेनिस अपने ब्रेकअप की बात बताती है और चक उसे दिलासा देता है। बिछड़ने के बाद चक आयरिस को स्केटिंग करते देखता है और सोचता है कि वह नाचने क्यों रुका। बाद में जब उसकी बीमारी उसे कमजोर कर देती है, चक उस डांस को याद करता है और सोचता है कि शायद इसीलिए भगवान ने दुनिया बनाई। 7 साल की उम्र में चक अपने दादा दादी अल्बी और सारा के साथ रहता है, क्योंकि उसके माता पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी माँ तब प्रेग्नेंट थी। घर में उदासी छाई रहती है। अल्बी अपनी गम को शराब और अकाउंटिंग के काम में डुबोता है। सारा अपने शौक छोड़ देती है और ज्यादातर टेकआउट खाना मंगवाती है। जब चक 10 साल का होता है, माहौल थोड़ा ठीक होने लगता है। सारा फिर से खाना बनाने और म्यूजिक सुनते हुए नाचने लगती है। वह चक को भी नचाती है, जिससे चक के शानदार डांस मूव्स आते हैं। दादा दादी का घर चक का असली घर बन जाता है, लेकिन छत पर बना कपुला वर्जित है। अल्बी और सारा कहते हैं कि वहां का फर्श कमजोर है। चक चुपके से दरवाजे तक जाता है, लेकिन ताला नहीं खोल पाता। चक के 11वें जन्मदिन से पहले वह और अल्बी कार्ल सैगन की कॉस्मिक कैलेंडर डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। नशे में अल्बी बताता है कि कपुला में वह लोगों की मौत से पहले उनके भूत देख चुका है। सारा उसे चुप कराती है और कहती है कि यह नशे की बकवास है। बाद में एक पड़ोसी से चक को पता चलता है कि अल्बी की गिल्ट उसके उन दोस्तों की वजह से है जिनकी वह मदद नहीं कर सका। स्कूल में चक को इंग्लिश क्लास पसंद है। उसकी टीचर एक कविता की व्याख्या करती है। मैं बड़ा हूं, मैं में बहुत कुछ समाया है। वह बताती है कि हर इंसान के दिमाग में एक पूरी दुनिया होती है और वह चुनता है कि उसे क्या भरना है। चक समझता है कि किसी की मौत के साथ उसकी दुनिया भी खत्म हो जाती है। कुछ महीनों बाद सारा की अचानक मृत्यु हो जाती है। घर फिर उदास हो जाता है और अल्बी की शराब की लत बढ़ जाती है। एक रात चक अल्बी की चाबियां चुराकर कपुला खोलता है। अल्बी उसे खींचकर बाहर ले जाता है, लेकिन अंदर कुछ देखकर डर से जम जाता है। वह चक को गले लगाकर माफी मांगता है। स्कूल में चक डांस क्लब में शामिल होता है। वह कैट पर क्रश हो जाता है। फॉल फ्लिंग में वह पहले डांस करने से मना कर देता है, लेकिन बाद में कैट के साथ परफेक्ट डांस करता है। कैट उसे गाल पर किस करती है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड नाराज हो जाता है। चक जेनी को बताता है कि फॉल फ्लिंग के बाद वह फुटबॉल फील्ड पर तारों के नीचे नाच रहा था और बार्डर से टकराकर अपने हाथ को चोटिल कर लिया था। जेनी नहीं समझती कि चक ने इसके बारे में झूठ क्यों बोला। चक कहता है कि उसे भी नहीं पता। अल्बी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मोर्टिशियन सैम चक को बताता है कि अल्बी ने अपने अंतिम संस्कार का पैसा पहले ही दे दिया था। चक को घर और पढ़ाई के लिए पैसे मिलते हैं। वह और जेनी उसी घर में रहते हैं। चक कपुला खोलता है और उसे खाली पाता है, लेकिन खिड़की से उसे अपने बूढ़े स्वरूप की मौत का दृश्य दिखता है। वह फैसला करता है कि वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह जिएगा। वह उस कविता को दोहराता है, मैं बड़ा हूं, मैं में बहुत कुछ समाया है। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोज।